अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। आप लोग जानते हैं कि ये जो एक ऑफ कैमरा स्टोरी है, इसमें हम एक ऐसी फैमिली की तरह बन चुके हैं जो ना सिर्फ अपना कीमती टाइम निकाल के अपने आप को ज़हनी सुकून देने के लिए इस कहानी को सुनते हैं, उन पुरानी बातों को याद करते हैं, बल्कि ये फैमिली अपने दुख सुख भी बांटती है। एक अभी ही पिछले दिनों मैंने जो आपको एक कहानी सुनाई, एपिसोड है 64 और ये मीर जान की कहानी थी। मुझे बहुत सारे लोग कहानियाँ भेजते हैं, मैं उनको बैठ के सुनता हूँ। जो कहानी मुझे लगती है कि बिल्कुल रियल स्टोरी है, सच्ची कहानी है, उसको फिर मैं आपको प्रोग्राम में सुनाता हूँ। और बहुत दफ़ा कुछ बहुत कम ऐसा हुआ है, बहुत कम ना होने के बराबर एक दो ऐसी कहानियाँ भी हैं जो मुझे लगा नहीं, इनमें सच्चाई नहीं है, तो वो मैंने आपको नहीं सुनाई। बहुत सारे लोग कहानियाँ भेज रहे हैं, आ भी रही हैं, आप लोग भेज रहे हैं। अहमद खान बलोच ने मुझे कहानी भेजी साउथ अफ्रीका से। उनका असल में जो ताल्लुक़ है वो है कराची लियारी से, लेकिन वो पिछले 20 साल से साउथ अफ्रीका में मुकीम थे। उन्होंने मुझे ये काला पुल की मीर जान की स्टोरी सुनाई, जिसमें वो दोनों, मीर जान तस्वीर भी दिखाई मैंने स्टोरी के आपको एंड में, और उसका लड़का रज़ा रात को वहाँ से गुज़रते हैं तो एक चुड़ैल से उनका पाला पड़ता है। आइए मैं थोड़ा सा आपको अहमद खान की वो आवाज़ सुनाता हूँ जो उन्होंने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, काफ़ी अरसे से मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं हुई। आपके पिछले एपिसोड में आपने जो कहानी सुनाई तो मुझे भी हिम्मत पड़ी। मैंने कहा चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ जिसके किरदार अभी भी ज़िंदा हैं। अच्छा सॉरी, मैं अपना तारुफ कराना भूल गया। मेरा नाम अहमद खान है। मैं दरअसल लियारी कराची से ताल्लुक़ रखता था, रखता हूँ अब भी, मगर पिछले 20 साल से भी ज़ायद अरसा हुआ है मैं साउथ अफ्रीका में अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया हूँ, यहाँ रह रहा हूँ। मैं बलोच हूँ एक्चुअली कौमियत के लिहाज से, और हम वो बलोच हैं जो लियारी के कदीम बाशिंदे थे कराची के। ये अहमद खान की असली आवाज़ थी। इससे आपको अंदाज़ा होगा, बहुत सारे लोग मुझे इस तरह वॉइस मैसेज में और कुछ लोग लिख के कहानी भेजते हैं। मीर जान की ये मैंने पूरी स्टोरी आपको सुनाई, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक की और अहमद खान ने भी सुनी, और उसके बाद उनका एक मुझे दोबारा से मैसेज आया। वालेकुम सलाम मज़हर भाई, लव यू सो मच। मज़हर भाई बस बुज़ुर्गों के पास बैठते थे हमारे बलोचों में, जैसे आपको मालूम है दीवान लगते हैं, किस्से कहानियाँ सुनाते हैं वहाँ पे। मगर आप भाई का अंदाज़, आप जिस तरह माहौल बनाते हैं, यकीन करो मैं लिखना चाहता था वहाँ पे, और एक दफ़ा मैंने लिखा भी था, ए गालिब का अंदाज़ बयां। और तो मुझे आपका अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, हर बला से महफूज रखे। हमेशा दिल से दुआएं निकलती हैं भाई के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। लव यू सो मच। अहमद खान बलोच ने अपनी कहानी सुनने के बाद इन लफ्ज़ों में मेरा शुक्रिया अदा किया। उनको कहानी सुनाना मेरा अच्छा लगा कि आपका जो अंदाज़े बयां है बहुत खूबसूरत है। मैंने भी मोहब्बत से जो जवाब दे सकता था उनको जवाब दिया, लेकिन 2 दिन बाद मुझे एक मैसेज आया, मज़हर भाई मैं अहमद खान बलोच की वाइफ हूँ, अहमद खान बलोच इस दुनिया में नहीं रहे। कहानी सुनाने के इतनी फ़ौरन बाद एक इस तरह का मैसेज आया ना, कि जिससे 2 दिन पहले वो मुझे कह रहा है लव यू सो मच और मुझे दुआएं दे रहा है, उसकी वाइफ मुझे मैसेज करती है वो इस दुनिया में नहीं रहे। यकीन मानिए अहमद खान बलोच से यही जो आपको मैंने मैसेज सुनाए हैं स्टोरी के, जो उन्होंने मुझे भेजी, मेरी बड़ी तारीफ़ें की। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा लगता है। मैंने पूरा मैसेज आपको नहीं सुनाया।
उसने कहा मोहब्बत भाई, मज़हर भाई आपसे एक दिली मोहब्बत हो गई है, हमें अपना बड़ा कुछ याद आता है आपकी स्टोरी सुन के, और लव यू भेजना और पता लगता है वो शख्स इस दुनिया से चला गया। यकीन मानिए एक इतना जो रिश्ता बना था, उस रिश्ते ने भी खुदा की कसम हिला दिया। मैं शॉकिंग कंडीशन में आ गया। तो आज ये बात प्रोग्राम के शुरू में करने का मतलब ये है, मेरे साथ हाथ उठा के सारे जितने भी इस वक्त ऑफ कैमरा स्टोरी की इस फैमिली जो इस वक्त मेरे सामने बैठी है, दुआ कीजिए उस भाई के लिए जो इस फ़ानी दुनिया से चला गया। ऐ मेरे मालिक, हम सब हाथ उठा के दिल से दुआ मांगते हैं हमारे भाई अहमद ख़ान बलोच जो आपके पास आ चुके हैं। मेरे मालिक, अगर उनसे कोई गुनाह हुए हैं सरसद तो उनके तमाम सगीरा और वो कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, और मेरे मालिक उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जा अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। अहमद भाई, मैं शायद इस टॉपिक पे ज़्यादा बोलूँगा तो सैड हो जाऊँगा, आप लोग भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे, क्योंकि हमने भी चले जाना है एक दिन, सब ने चले जाना है। लेकिन इतनी जल्दी कि 1-2 दिन पहले बात हुई और वो चले गए। मैंने उनकी वाइफ से पूछा है भाभी क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन यकीनन वो एक शॉकिंग कंडीशन में होंगी। अभी उनका मुझे रिप्लाई नहीं आया, इतनी मैसेज आया कि मैं आपसे बात करती हूँ। डेफिनेटली उनके ऊपर तो क्या क़यामत गुजरी होगी। अभी हमारा इतना रिश्ता बना था तो हमारी ये पोजीशन है। मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत दे। इसी का नाम ज़िंदगी है, हमने भी जाना है। तो ढेर सारी दुआ आप भी कीजिए उनके लिए, और हम सब फैमिली भी मिलके उनके लिए दुआ कर रहे हैं। ज़रूर बताइएगा उनके साथ क्या हुआ था। मैं आज आपसे मुखातिब हूँ, मैंने आपको मैसेज भी किया है कि क्या हुआ था उनके साथ। ढेर सारी दुआएं आपके लिए। आज की जो कहानी है जी, ये भी एक सच्ची कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँ अपने माइंड को इस तरफ लेके आऊँ। ये जो कहानियाँ आप लोग भेजते हैं, सुनता हूँ, जो दिल को लगती है, और ये आपकी यकीनन सी एक वो कहानियाँ हैं जो राज हैं दिलों में। और आज की जो एक स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मोहम्मद उस्मान ख़ान ने भेजी है। ये स्टोरी भी एक स्टोरी नहीं है, एक बहुत बड़ा उनके दिल में छुपा हुआ एक राज था, और वो बहुत अरसे से बेचैन थे कि मरने से पहले इस राज को अफशा करूं, इस राज को किसी को बता जाऊं। बोझ सा था उनके दिल में। वो कहते हैं मदर भाई 2012 से आपके प्रोग्राम देख रहा हूं, आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा, आपको उस्ताद मानता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। मेरा खौफ था जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने बहुत सारी ये चीज़ें देखी हैं, महसूस की हैं, लेकिन इस प्रोग्राम राज को देख के भी बहुत कुछ सीखने को मिला। कह रहे मैं शादीशुदा हूँ, बीवी बच्चों वाला हूँ, लेकिन ये राज मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, बहन भाई, चाचा फूफा, बीवी बच्चे, किसी को भी नहीं मालूम। आज आपके इस ऑफ कैमरा स्टोरी में इस राज से पर्दा उठाने जा रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी कहानी को आप ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो उनकी ज़बानी आइए कहानी सुनते हैं। ये कहानी है 1982 की ये कहानी है। उस वक्त उम्र थी मोहम्मद उस्मान ख़ान, जिनका ताल्लुक़ है यूपी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट हरदोई। नाम जो गांव का है वो मैं चेंज कर दिया है। इस वक्त ये दुबई में मुकीम है पिछले 20 साल से। ये इनकी ज़ाती कहानी है, इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी। वो कह रहे मेरी उम्र कोई 7-8 साल की थी। कच्चा हमारा घर था, मोटी मोटी दीवारें होती थीं, छत भी वही एक जो कच्चे घरों की जिस तरह छत बनी होती है उस तरह का घर था। खुशी से वक्त गुजरता था। घर से दूर एक मदरसा था, यही ज़िंदगी थी। दर्जा सौम यानी 3री क्लास में वो कह रहे हैं मैं पढ़ रहा था। घर के करीब ही थोड़ा सा दूर एक मदरसा था, वहाँ पे हम लोग पढ़ने के लिए जाते। 13 लड़कियाँ और 2 लड़के हम क्लास में थे। दर्जा सौम में हम पढ़ते और अपने अपने घरों को वापस आ जाते। घर के साथ ही थोड़े ही फासले पे एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बहुत ही बूढ़ी थी, सर के बाल सफ़ेद थे, कलर भी सफ़ेद था, और चेहरे की झुर्रियाँ बताती थी कि बहुत वक्त इस दुनिया में गुजार चुकी हैं, अब काफ़ी ज़ईफ़, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। पान खाने का शौक़ रखती थी। हमारे घर के बाहर एक मुंडीर बनी होती थी। मुंडीर कहते हैं कि मट्टी की एक
जिस तरह ऊंची एक मिट्टी की जगह बना दी जाती है ताकि उस पर लोग बैठ सकें, यानी जो ज़मीन का लेवल होता है उससे इतना या ज़्यादा ऊंचा एक लेवल बना दिया जाता है, चौरस जैसे मेज़ टाइप होती है। मेज़ की तो टांगें होती हैं, ये एक ऐसे ऊपर वाला जिस तरह हिस्सा होता है मेज़ का, तो उसको मुंडीर बोलते हैं। तो उस पर वो आके बैठती इनके घर के बाहर और इनको कहती उस्मान को, मेरा पुत्र जा मेरे वास्ते पान लेके आ। उस दौर में 83 के करीब पैसे चलते थे। कहते 25 पैसे मुझे देती, एक 10 पैसा होता, दूसरा भी 10 पैसा और एक सिक्का 5 पैसे का होता। वो टोटल 25 पैसे बनते, मुझे देती कि जाओ मेरे लिए 10 पैसे की डली और 10 पैसे का कत्था और 5 पैसे का पान लेके आओ। मैं कहता नानी, हम उनको प्यार से नानी कहते थे, नाम नहीं पता था, नानी अब इतने पैसों का पान नहीं देते, वो लोग डांटते हैं। तो वो मुझे सर पे हाथ रखती, प्यार करती, मेरा पुत्र नहीं, मेरा चांद नहीं, जा लेके आ, मिन्नतें करती। फिर हमें भी तरस आता नानी पे। हम दुकान वाले के पास जाते और उसको कहते ये 25 पैसे के डल्ली कत्था और पान दे दो। तो वो कहता इतने का नहीं आता। हम उनकी मिन्नतें करते और पैसे नहीं है, बच्चे थे तो वो भी समझ आता नानी के लिए लेने आया है उस बूढ़ी के लिए, तो वो दे देता, थोड़ा सा ले जाते, नानी को देते और फिर वो दूसरे दिन मिन्नत तरला कर रही होती कि जा मेरा पुत्र मेरे वास्ते लेके आ। उस नानी का एक बेटा भी था जो माँ से दूर रहता था। वो एक झोंपड़ी सी थी, जो एक झोंपड़ी होती है गरीबों की, घर नहीं झोंपड़ी कहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को अगर नहीं भी पता, जो अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, लंदन भी इस तरह के जो लोग रहते हैं मेरे शो को देखते, तो उनके लिए कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। झोंपड़ी कहते हैं लकड़ियों के सहारे यूं एक इस शेप में एक ढांचा खड़ा किया जाता है जिसमें एक चारपाई भी शायद ना डाली जा सके, नीचे रजाई बिछा दी जाती है या एक चटाई बिछा दी जाती है। इतना होता है कि उसमें बैक वक्त शायद 2 या 3 लोग या 4 लोग सो सकें। कोई बहुत छोटी होती है, कोई बहुत बड़ी, तो उसमें 3-4 लोग सो सकते हैं। उसके अलावा अगर 4 सो जाएं तो जगह नहीं बचती, उसको झोंपड़ी कहा जाता है। जिस जगह वो अम्मा रहती थी उस झोंपड़ी के साथ उन्होंने एक पंजाबी का वर्ड लिखा है करबी। वहाँ करबी कहते हैं, पाकिस्तान में पंजाबी में उसको पराली कहते हैं। पराली मतलब जब मकई उगती है उसके अंदर भुट्टे लगे होते हैं, सिट्टे लगे होते हैं, छल्ली जिसको बोलते हैं। तो वो छल्ली और चीज़ें वो सारी जब उतार ली जाती हैं, काट ली जाती है सारा कुछ, तो नीचे जो बिल्कुल ज़मीन के गिर्द सूख जाता है वो येलो बचता है, तो उसको वो करबी बोल रहे हैं पाकिस्तान में, उसको पंजाबी में पराली बोलते हैं। तो वो बेसिकली खुश्क हो जाती है, उसको ज़्यादातर लोग जलाने के लिए देहातों में इस्तेमाल करते थे पहले। अब भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग उसको किसी और मकसद के लिए यूज़ करते हैं, या उसको आग लगा दी जाती है वैसे ही कि उसको जला दिया जाए और नई ज़मीन काश्त की जाएगी। पराली करबी। तो जहाँ पे अम्मा की वो झोंपड़ी सी बनी हुई थी उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा तादाद में उन देहात वालों ने, गाँव वालों ने वो पराली, वो करबी जमा करके रखी हुई थी। वो उठाते थे और घर में जलाते थे। वो एक गोल दायरे की शक्ल में बहुत ज़्यादा थी और दरमियान में अम्मा की झोंपड़ी सी थी, नानी की झोंपड़ी सी थी और इर्द गिर्द वो पराली सी थी। लोग उठाते और इस्तेमाल करते और मज़ीद जो आती तो वहीं पे रख जाते, बहुत ज़्यादा तादाद में थी। उस्मान मदरसे नाम का तो मदरसा था, लेकिन स्कूल की किताबें पढ़ाई जाती थी। एक दिन वो मदरसे पहुंचा तो वो जो 13 लड़कियां थी उनमें सिर्फ 2 लड़के, एक उस्मान एक और था जो उस क्लास में पढ़ते थे, बाकी 13 लड़कियां ही थीं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम रिया था। रिया क्लास में खड़ी हुई तो वो इस तरह खड़ी हो गई कि उसकी आंखें अजीबो गरीब सी हो गई। उसकी आंखों में आंखें डाल के कोई देखने की कोशिश करता तो खौफजदा हो जाता। यहां तक कि उसने, वो जो छोटी सी बच्ची थी, उसने अपने कपड़ों के अंदर ही पेशाब कर दिया। बच्चे हंसना शुरू हो गए उसके ऊपर और एक बच्चा उसके करीब चला गया उसको हिलाने के लिए, शरारत करने के लिए। जैसे ही वो बच्चा रिया के करीब पहुंचा तो रिया ने यूं अपना हाथ किया और ये हाथ उस बच्चे को इतने जोर से मारा कि बच्चा बाकायदा उड़ता हुआ दूर जा गिरा। अब पूरी क्लास जो उस रिया पे हंस रही थी वो एकदम से खामोश हो गई, डर गई, क्योंकि वो जो हाथ मारा गया था लगता नहीं था कि इस मासूम छोटी सी बच्ची रिया का हाथ है। उस हाथ मारने से लगता था कोई और गैबी ताकत का हाथ है जिसने इतनी जोर से उसको मारा है बच्चे को कि वो उड़ता हुआ वहां जाके गिरा है।
उसके बाद उस क्लास में रिया का खौफ बैठ गया। वैसे तो वो नॉर्मल रहती, लेकिन जिस वक्त कभी कभी उसके ऊपर ये वाला दौरा पड़ता कि वो खड़ी होती और अजीब सी हालत में उसकी मुंह, उसका चेहरा, उसका आंखें ऐसी बाहर निकल आती और हाथ पांव ऐसे हल्के से मुड़ते खड़े खड़े, तो बच्चे समझ जाते कि इसके अंदर कोई और चीज़ आ चुकी है। तो उसके करीब कोई भी जाने की कोशिश ना करता। गलती से भी कोई करीब गुजरने की भी कोशिश करता तो वो हाथ मारती और फिर वो बच्ची उड़ती हुई दूर जा गिरती। ये जो मदरसा था असल में ये हॉन्टेड था। बच्चों को उस वक्त नहीं पता था, उस्मान भी इस बात को नहीं जानते थे। वो जो कुछ भी रिया के अंदर आता था उस मदरसे की वजह से था। असातिज़ा तो उस बात से वाकिफ़ थे कि ये जगह हॉन्टेड है, भारी है। पुराने वक्तों की बात है, 83 की बात है, 82-83 में। लेकिन वो फिर भी दिलेर होते थे, पढ़ते थे। बच्चे दिन के टाइम रोशनी में ही आते, पढ़ते और चले जाते। और रिया की बात तमाम स्कूल के बच्चों को पता थी। कुछ महीनों तक तो रिया ये काम इस तरह क्लास में खड़े होकर करती रही। खड़ी होती, जिस्म अजीब सा हो जाता, और शायद वो जो उसके कपड़ों में पेशाब निकलता वो उसकी तकलीफ़ से होता, जो चीज़ उसके अंदर दाखिल होती थी, हाजिर होती थी, कि वो लड़की कुछ और बन जाती थी। शायद वो तकलीफ़ बर्दाश्त ना करते हुए इस तरह उसके कपड़ों में ये पेशाब निकलता। लेकिन वो इतनी ताकतवर हो जाती कि बच्चे उठा उठा के मारती। और एक दिन जब उस्मान अपने स्कूल पहुंचा तो देखा पूरी क्लास तो मौजूद है, रिया नहीं है। तो एक बच्चे ने उठ के मास्टर साहब को बताया, जो हमसाया था रिया का, कि मास्टर जी रिया मर गई। वो जो खड़ी होकर क्लास में डराती थी, सबकी दोस्त भी थी, ख्याल भी रखती थी, प्यार भी करती थी, अच्छी रहती थी। कभी कभी उसको ये जब अटैक पड़ता था तो रिया नहीं रहती थी, वो रिया मर चुकी थी। मास्टर जी रिया मर गई। बच्चे थे, थोड़ी देर के लिए सोचा होगा, उनको दुख का एहसास क्या, उस एज में तो दुख का नहीं पता होता, बस उनको ये पता था कि रिया मर गई। अच्छा, रिया मर गई। बच्चे बात को भूल गए। उस मदरसे से जैसे ही बाहर निकलते थे तो वहाँ पे एक बेरी का दरख्त था। अमूमन बेरी के दरख्त, उनका कहना यह है कि उन इलाकों में छोटे छोटे होते थे, लेकिन ये वाला एक बेरी का दरख्त बहुत ऊंचा बेरी का दरख्त था। इस पे बड़े मीठे बेर लगते थे, बड़े ऊंचे बेर लगते थे। तो हम जो लड़के थे कुछ क्या करते शरारत में, स्कूल के और लड़के, इनकी क्लास में सिर्फ 2 लड़के थे, स्कूल में तो काफ़ी थे। छुट्टी होती तो क्या करते, एक बस्ता होता था उस दौर में, एक तख्ती होती थी। तख्ती मैंने भी लिखी है जी, मैं भी एक छोटे से शहर फाजिलपुर के अंदर पढ़ा हूँ। लकड़ी की बनी हुई एक तख्ती होती थी, उस पर उस्ताद हमें अलिफ बे पे थे सारा लिख के देता था। और खुशखती के लिए एक कटी हुई ऐसी क्या कहना चाहिए उसको, उससे हम लिखते थे। तो उस्मान भी कहता है कि मेरे पास भी वही बस्ता और वही तख्ती और वही कलम दवात होती थी, कलम ही कह लें, कलम होती थी वो, यस, तिरछी हुई, काने की तिरछी हुई। तो उस कलम से वो कहते हैं हम लिखते थे। हम अपना बस्ता और अपनी तख्ती, क्योंकि तख्ती बस्ते में नहीं आती थी, बड़ी होती थी, साइड पे रखते और तमाम बच्चे एक एक पत्थर अपने हाथ में उठा लेते और उसके बाद उस बेरी को मारते ताकि बेर टूट के नीचे गिरे और हम बेर खाएं। लेकिन वहाँ पे एक बात हमेशा जो होती थी, बार बार होती थी, वो ये होती थी कि पहली दफ़ा जब हुआ कि हमने पत्थर मारा तो पत्थर लगा, बेर टूटे, नीचे गिरे, लेकिन पत्थर एक लड़के के सर में आके लगा, उसका सर फट गया। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। उसके बाद से बच्चे अलर्ट हो गए थे, जब भी पत्थर मारते थे साइडों पे होके खड़े होते थे कि पत्थर सर में ना लगे। उसके बावजूद कि पत्थर मारा, बेर गिर गए, पत्थर नीचे गिर गया, लेकिन जैसे ही वो उठाने के लिए आगे जाते थे पत्थर फिर आके भी सर में लगता था। तो वो इस बात से बच्चे बहुत डरते भी थे। फिर भी बच्चों के अंदर एक ख्वाहिश होती है बेर उठाने, फिर भी बेर उठाने के लिए जब नीचे जाते थे पत्थर किसी न किसी बच्चे के सर में ज़रूर लगता था। बहुत बड़ा नहीं होता था, छोटा पत्थर होता था, इतना कि ज़ख्मी करता था। लेकिन बच्चे फिर भी बाज ना आते और फिर
छुट्टी के बाद आते और पत्थर मारते और साइड पे मुंडीर, जिस तरह मैंने पहले समझाई, मुंडीर पे खड़े होकर पत्थर मारते और भाग के मुंडीर पे चढ़ जाते कि पत्थर नीचे गिर जाएं, फिर वापस जाएंगे। और जब देखते पत्थर गिर चुके हैं, बेर भी गिर चुके हैं, उठाने के लिए कोई ना कोई बच्चा आगे जाता तो फिर उसके सर में पत्थर पड़ जाता। लेकिन बच्चों का ये मामूल रहा, पत्थर मारते रहे। एक दिन छुट्टी हुई, रोज़ किसी ना किसी का, कभी ना कभी किसी का ज़रूर ही सर पड़ता था, पत्थर लग जाता था, देखते थे खून, ब्लड निकल रहा है। तो वो बच्चा तो शायद जिसका सर फट गया तो बाज आ जाता था, लेकिन दूसरे बच्चे फिर बाज नहीं आते थे। वो कोशिश करते थे हमें नहीं लगेगा, हम बच जाएंगे, बच भी जाते थे बाज बच्चे, तो बच्चे बाज नहीं आते थे, पत्थर ज़रूर मारते थे उस बेरी को। एक दिन स्कूल की छुट्टी हुई, उस्मान भी शामिल था, 5-6 लड़के जमा हुए। जब सारा स्कूल छुट्टी करके चला गया, ये आखिर में बच गए, तो इन्होंने कहा आ जाओ बेर तोड़ते हैं। एक एक पत्थर दोनों हाथों में उठा के सारे मुंडीर पे चढ़ के खड़े हो गए और 1 बाय 1 एक बच्चा आगे जाता, पहला पत्थर मारता, फिर दूसरे हाथ वाला पत्थर उठा के मारता, बेर काफ़ी नीचे गिरते और उसके बाद वो पीछे जाके खड़ा होता, दूसरे को कहता तुम्हारी बारी। इसी तरह वो दूसरा आता, तीसरा आता, यहाँ तक कि सब ने पत्थर मार लिए और काफ़ी बेर नीचे गिर गए। अब वो इस इंतज़ार में थे कि कुछ देर गुजर जाए, अगर कोई पत्थर ऊपर फंस ही गया है बेरी में, जो बाद में आके सर में ना लग जाए, ये गिर जाए, फिर हम बेर उठाने के लिए जाएंगे। काफ़ी देर वो साइड पे रुके रहे, देखा अब कोई पत्थर नीचे नहीं गिर रहा, तो उन्होंने कहा लो पत्थर जो गिरने थे गिर गए, आ जाओ बेर उठाते हैं। ये सारे भागे बेर उठाने के लिए। ये जैसे ही उस बेरी के करीब पहुंचे तो वो जितने भी 5-6 लड़के थे, उनकी आंखों ने जो मंजर देखा था वो ये था कि बेर के दरख्त के ऊपर इंसान जो बिल्कुल काला स्याह था, चेहरे के नक्श तो उसके बिल्कुल इंसान जैसे थे, क्योंकि उसमें आंखें भी थीं, नाक भी था, होंठ भी थे, माथा भी था, कान भी थे, सर पे बाल भी थे सफ़ेद कलर के। लेकिन कुछ अजीब सा था तो 2 चीज़ें उसकी अजीब सी थी। एक तो वो काला स्याह तो था ही था, बहुत ज़्यादा काला। पहली बात जो उसके अंदर अजीब थी वो ये था कि उसका पूरा जिस्म इतना ज़्यादा झुर्रियों से भरा हुआ था, जैसे कोई 140-150 साल का बूढ़ा हो जाए या 200 साल का बूढ़ा हो जाए और उसका चेहरा कितना झुर्रियों से भरा होगा, इस तरह उसका चेहरा शदीद झुर्रियों से, काला स्याह होने के बावजूद झुर्रियों से भरा हुआ था। और उसकी जो गर्दन थी, ये वाला हिस्सा, उनका कहना ये वो लटक रहा था। लेकिन डराने वाली बात क्या थी, वो काला स्याह खौफनाक किस्म का बूढ़ा झुर्रियों से भरा हुआ दरख्त के ऊपर से उतर रहा था, लेकिन इस तरह उतर रहा था कि उसकी टांगें ऊपर की तरफ थीं और उसके हाथ नीचे की तरफ थे। अमूमन इंसान किसी दरख्त से उतरता है तो टांगें पहले नीचे रखता है, हाथ ऊपर से पकड़ता है, जिस तरह इंसान उतरेगा। बंदर इस तरह उतरता है कि वो उल्टा लटका होता है, उसकी टांगें ऊपर होती हैं और उसके हाथ नीचे की तरफ होते हैं और वो लटकता हुआ इस तरह आता है। तो वो जो ब्लैक कलर का झुर्रियों से भरा हुआ खौफनाक किस्म का बूढ़ा था, वो उल्टा उस दरख्त से नीचे उतर रहा था कि उसकी टांगें ऊपर थीं और हाथ उसके नीचे टहनियों को पकड़ते हुए वो नीचे उतर रहा था। यहाँ तक कि जब वो बच्चों की निगाह पड़ी तो एकदम बच्चे भाग के पहले साइड पे खड़े हो गए, थोड़े से दूर खड़े हो गए कि ये क्या है। और इतनी देर में वो उनकी आंखों के सामने, जिसमें उस्मान की आंखों ने भी देखा, वो बंदर की तरह वो बूढ़ा काला स्याह शख्स उल्टा उतर के नीचे ज़मीन पे उल्टा खड़ा हो गया कि उसकी टांगें ऊपर थीं और उसका हाथ ज़मीन पे टच हो रहे थे और सर उसका ज़मीन से ऊंचा था। लेकिन ये था कि उसके जिस्म पे इस तरह बाल थे जैसे इंसान के जिस्म पे इतने बाल नहीं होते। उसके पाँव ऐसे थे जैसे बिन मानस के होते हैं, लेकिन चेहरा उसका इंसान की तरह था, पाँव उसके बिन मानस की तरह थे और बाल भी ऐसे थे जैसे बिन मानस के होते हैं। लेकिन हैरत की ये बात थी, शक्ल से वो बिल्कुल एक आम इंसानों की तरह उसकी शक्ल थी, शक्ल से वो कोई बिन मानस या और नहीं लगता था, लेकिन खड़ा हुआ ऐसे था जैसे बिन मानस उल्टा होके खड़ा होता है।
वो जब नीचे उतरा था तो असल में बच्चों को डराने के लिए आया था। उसका मकसद बच्चों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, वो डराने आया था कि बेरी को पत्थर मत मारा करो। और वो इस तरह तेजी से उतर के आया और उल्टा ऐसे भागता हुआ बच्चों की तरफ आया कि बच्चे डरे और भागे, और वाकई बच्चे डर गए और बच्चों ने भागना शुरू कर दिया। शरारती थे बच्चे, मुड़ मुड़ के पीछे देखते थे तो वो पीछे भी आ रहा था, लेकिन स्लो स्लो। तो उस्मान का कहना यह है कि आज भी जब समझ आती है तो ये समझ आती है कि उसका मकसद हमें मारना नहीं था, खाना नहीं था, वो हमें डराना चाह रहा था। उस वक्त वो सिर्फ डराना इसलिए चाह रहा था कि ये बच्चे बेरी को पत्थर ना मारा करें। और बच्चे भाग गए, बच्चे सहम गए। काफ़ी दिन तक वो उस बेरी के करीब भी कोई नहीं गया, क्योंकि वो डर गए थे कि इस बेरी पे एक खौफनाक बूढ़ा रहता है, जो बूढ़ा नहीं है, कोई और ही मखलूक है। क्योंकि उस वक्त उस चीज़ को समझने से कासिर थे ये क्या है, लेकिन हकीकत में वो असल में एक जिन था जो इस तरह रूप धार के आया था बच्चों को डराने के लिए दिन की रोशनी में कि ये बेरी को पत्थर मत मारा करें। क्योंकि अमूमन जो बेरी के दरख्त होते हैं वहाँ पे जिन्नात बसेरा करते हैं। पीपल और बेरी के दरख्त इनके फेवरेट दरख्त हैं, और उस बेरी के दरख्त पे भी क्योंकि जिन्नात थे और ये जब पत्थर मारते थे तो पत्थर इसलिए आके इनके सर में लगता था कि वो मना करते थे एक तरीके से कि पत्थर मत मारा करो। और आखिरकार एक दिन वो रूप धार के नीचे डराने भी आ गया, और उसके बाद यही हुआ, फिर बच्चों ने पत्थर मारने छोड़ दिए क्योंकि बच्चे शदीद डर गए थे। जिस दिन उस्मान के साथ ये वाकया हुआ कि उसने उस खौफनाक जिन को देखा, तो उसके बाद कई रातें वो सो न सका। मुसलसल उसके ख्वाबों में वो जिन आने लगा। एक रात वो डर के आंखें खोल के बिस्तर पे लेटा हुआ था सहन में कि उसने अपनी आंखें खोल दी, क्योंकि फिर वो बुरा ख्वाब उसको नजर आ रहा था जिसमें वो नजर आ रहा था। अभी उसको आंखें खोले कुछ ही देर गुजरी थी कि उसकी आंखों ने देखा एक बहुत बड़ा इंसान। वो इतना बड़ा था कि उसका एक पाँव घर के एक कोने पे था और दूसरा पाँव घर के दूसरे कोने पे, और उसने एक स्टेप ही रखा और वो उनके पूरे घर के ऊपर से गुजर के दूसरी साइड पे चला गया। यानी वो इतना बड़ा था कि उनके घर के ऊपर से ही एक कदम उसने रखा, यानी एक स्टेप रखा तो उनका घर उसके एक स्टेप के अंदर ही पार हो गया। वो इतना बड़ा था वो। और ये फिर शख्स उसको मुसलसल नजर आने लगा। कई दफ़ा उसने उसको देखा, यहाँ तक कि उस मदरसे में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे थे, अब उनको भी उस मदरसे के अंदर बहुत सी एक्टिविटी महसूस होनी शुरू हो गई कि इस मदरसे में कुछ है। लेकिन उस्ताद उनको कहते कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस्ताद उन दिनों में मुखलिस होते थे, बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, डराना नहीं। इसलिए वो कहते थे कि अगर ये हॉन्टेड मशहूर हो गया तो बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे, ये जो मदरसा है ये बंद हो जाएगा। तो उस्ताद उनको कहते कुछ भी नहीं है, वहम है तुम्हारा। उनको वो हौसला देते, बच्चे डरते तो वो उनको बहादुर बनाते, जबकि वो खुद भी इस हकीकत से वाकिफ़ थे कि यहाँ पे कोई मखलूक रहती है। वक्त गुजरता रहा, उस्मान मुसलसल इसी तरह डरता रहा। एक दिन वो सुबह उठा, अपने स्कूल गया, सारा दिन मदरसे में पढ़ता रहा। जब छुट्टी हुई, बस्ता तख्ती उसके हाथ में थी, और जब वो बाहर आया तो उसको ऐसे लगा कि एक गैबी ताकत सी, बच्चा है आज वो ये बातें सोचता है, उस वक्त तो उसको इन बातों का एहसास नहीं था। एक गैबी ताकत सी है जो उसको अपनी तरफ खींच रही है। और वो चुप करके चलता हुआ अकेला, सारा स्कूल जा चुका था, सब मदरसे के बच्चे जा चुके थे, वाहिद उस्मान बचा था। वो चुप करके उस बेरी के दरख्त के पास जाके खड़ा हो गया और उसको देखना शुरू कर दिया। अब उसके अंदर डर नहीं था, अब उसके अंदर खौफ नहीं था, और वो खुद भी नहीं जानता था वो इस बेरी के दरख्त को क्यों देख रहा है, क्योंकि उस वक्त मासूम था, नहीं जानता था, इस बात से वाकिफ नहीं था कि कोई गैबी ताकत है जो उसको खींच के वहाँ पे लाई है। फिर उसको इतना याद आया कि मेरे हाथ में स्कूल का बस्ता है और तख्ती है, वो उसने साइड पे रख दी और मुंडेर पे जाके बैठ गया और उस दरख्त को देखता रहा। काफ़ी देर उस बेरी को दरख्त को देखने के बाद पता नहीं उसके दिल में क्या समाया, वो ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो भी डरा हुआ था जब वो वाक़या हुआ था, तो उसके बाद से किसी ने पत्थर नहीं मारा था तो वो भी डरा हुआ था, पत्थर नहीं मारना चाहता था। लेकिन वो उठा, खामोशी से उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पत्थर उठा के उस पत्थर को उसने बेरी के अंदर मारा। कोई भी बेर नीचे नहीं गिरा,
लेकिन पत्थर लगने की आवाज़ ज़रूर आई कि पत्थर बेरी को जाके बड़ी ज़ोर से लगा और नीचे भी नहीं गिरा, ना ही नीचे वापस पत्थर गिरा और ना ही बेर, क्योंकि उसने बेर खाने के लिए वो पत्थर नहीं मारा था, उसको खुद नहीं पता उसने पत्थर क्यों मारा और वो क्यों खड़ा हुआ है। और जब पत्थर वो बेरी को मार चुका तो ऊपर खड़ा होकर देखता रहा, कुछ देर वहां पे खड़ा रहा। उसके बाद वो वापस मुड़ा, खामोशी से अपनी तख्ती और बस्ता उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। वो इस तरह कदम उठा रहा था, इस तरह जा रहा था जैसे आज वो उस्मान नहीं कोई और है उसके अंदर। उसको किसी चीज का भी एहसास नहीं था। घर जाते ही जो पहला काम उसने किया, बस्ता और तख्ती साइड पर रखने के बाद, वो जो मोटी सी मट्टी की दीवार थी उसके अंदर एक ताक सी, उनका कहना है, बनी हुई थी। ताक मतलब यूं बनी होती थी, यूं और ऐसे। उसमें अक्सर अभी भी किसी शायद पुराने देहातों में लालटेन रख देते हो, चिमनी रख देते हो, जहाँ पे बिजली नहीं होती, तो ऐसी जगह दीवारों के बीच में बना के रोशनी के लिए उनके अंदर लालटेन इस तरह की चीज़ें रखनी जाती हैं जिससे लाइट पैदा हो। तो वो जो ताक थी वो मट्टी की, उनकी हांडी पकाने के लिए जो चूल्हा बना हुआ था, नीचे मट्टी के चूल्हे के ऊपर दीवार में वो ताक सी बनी हुई थी। उसके अंदर माचिस रखी हुई थी। उसने माचिस इससे पहले कभी नहीं उठाई थी, ना कभी वो माचिस से खेलता था। उस दिन घर से जाते ही सीधा बस्ता तख्ती रखने के बाद उस ताक के पास गया, उसने माचिस उठाई, माचिस उठा के जेब में डाली और वो उसी तरह सर झुकाए बाहर की तरफ आ गया था। आज उसके दिमाग में वो नानी भी नहीं थी जो हर दूसरे दिन उसको कहती थी, मेरा पुत्र, मेरा चांद, जा मेरे लिए लेके आ डल्ली पान। वो बाहर निकला और सीधा उसी सिमत की तरफ जाना शुरू हो गया जिसके इर्द गिर्द सारी वो करबी यानी वो पराली पड़ी हुई थी और जिसके सेंटर में उस नानी की झोंपड़ी बनी हुई थी। वो नहीं जानता था वो ऐसा क्यों कर रहा है। इससे पहले आज तक नहीं हुआ था कि वो स्कूल से आते ही बाहर निकल आए। ये पहला मौका था कि बस्ता और तख्ती रखने के बाद माचिस उठा के वो सीधा बाहर आ गया था और बाहर उन पराली, उन करबी जिसको वो कह रहे हैं, करबी वो जो मैंने आपको समझाया, मकई की सूखी हुई जो होती है, जो जलाने के काम आती थी, जो बहुत तादाद में वहाँ पे जमा थी, वो उसके करीब गया और उसको भी उसी तरह खड़े होकर देखता रहा जिस तरह उसने उस बेरी के दरख्त को अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होकर देखा था। वो बच्चा कुछ देर उस सूखी हुई जलाने के काम आने वाली उस पराली को घूरता रहा। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, ना वो इस बात से वाकिफ था कि वो इस वक्त बगैर खाए पिए, क्योंकि छुट्टी के बाद अमूमन बच्चे आगे घर में खाना खाते थे और उसकी भी यही रूटीन थी, आज उसको बगैर खाना खाए वो माचिस लेके क्यों इस पराली के पास खड़ा है और उसको घूरी जा रहा है। काफ़ी देर वो उसको देखता रहा और उसके बाद उसने माचिस जेब में से निकाली और तीली जला के वो आग को यूं देखता रहा। उस्मान का कहना है ये, मुझे ये तो याद है कि मैंने तीली जला के आग को इस तरह देखा, मुझे नहीं याद कि मैंने उसको फेंका, कब फेंका, किस तरीके फेंका। लेकिन इतना भी दिमाग में आज भी मज़हर भाई कह रहे हैं हल्का हल्का है, शायद मैंने फेंका, वहां फेंका, यहां फेंका, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने फेंका। आग देखा, फेंक दिया और एकदम उसको जब फेंकने के बाद ऐसे होश आया, ये मैंने क्या किया, ये मैं कहाँ हूं, सामने तो पराली है, मेरे हाथ में माचिस है, मैंने तीली जलाई है, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। अभी वो देखने के लिए आगे बढ़ा ही था क्योंकि सामने कुछ नहीं था, तो एकदम उसकी आंखों ने देखा कि अंदर से आग भड़की है और वो इस तरह भड़की है कि सिर्फ आग नजर ही आई है, उसके बाद इतनी तेजी के साथ भड़की है कि फैलते 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 कुछ ही लम्हों के बाद वो आग पूरी उस गोल जो बहुत ज्यादा तादाद में पराली करबी पड़ी हुई थी उसको अपनी लपेट में ले चुकी थी। और जैसे ही आवाज जैसे ही आग फैलती है और बढ़ती है तो उसकी एक आवाज़ पैदा होती है आग लगने की, लकड़ियां जलने की। और जैसे ही आवाज़ फैली तो हर घर से चीखों पुकार की आवाज़ें, बाहर आ जाओ आग लग गई, बाहर निकलो आग लग गई, बाहर निकलो आग लग गई। और हर कोई जिसके हाथ में जो भी आ रहा था, अगर किसी के हाथ में बाल्टी थी तो वो बाल्टी पानी की भर के आग बुझाने में लग गया था, और किसी के हाथ में थाल था तो मट्टी भर के उसके ऊपर मट्टी डालने के चक्कर में ताकि किसी तरीके आग बुझ जाए। क्योंकि सबको डर ये था कि ये
आग कहीं हमारे घरों को लपेट में ना ले ले, क्योंकि ये जो लकड़ियां थी हमारे जलाने के काम आती थी। और सब आवाजें दे रहे थे उस नानी को जो अभी तक अपनी अंदर झोंपड़ी में मौजूद थी, बाहर नहीं निकली थी। सब उसको, क्योंकि नानी नानी कहते थे, नाम किसी को भी नहीं पता था, तो एक हर तरफ से आवाजें थी, नानी बाहर आ जाओ आग लग गई है, नानी बाहर आ जाओ आग लग गई है। और जो नानी अंदर मौजूद थी, आग की आवाज को सुन चुकी थी, वो निकलने को तैयार नहीं थी। मैं अपने घर को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने घर में रहूंगी। यहां तक कि एक हिस्सा जो अभी गोल दायरे की शक्ल में था, एक हिस्सा जहां पे अभी तक आग नहीं पहुंची थी, उसको जल्दी से हटा दिया गया रास्ता बना के। बहुत सारे लोग भाग के नानी तक पहुंचे और कहा, नानी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। उनके कहने पे नानी बाहर तो निकली, और जैसे ही नानी बाहर निकली, आग ने उसकी झोंपड़ी को अपनी लपेट में ले लिया, और आंखों के सामने देखते ही देखते उसकी पूरी झोंपड़ी आग की लपेट में थी और जलकर राख हो गई। नानी बद्दुआएं दे रही थी उस शख्स को जिसने आग लगाई थी, और वो बच्चा उस्मान जिसने आग लगाई थी, कैसे लगाई थी, क्यों लगाई थी, किस वजह से लगाई थी, जिसको खुद कुछ ही बात का नहीं पता था, वो खड़ा कांप रहा था और रो रहा था। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कैसे आग लगी, किसी को पता है, तो सब कह रहे थे नहीं पता, बस एकदम से बाहर निकले हैं तो आग लगी हुई थी। तो कोई कह रहा था किसी ने बीड़ी पहन के, बीड़ी यानी उस दौर में सिगरेट, एक जो खुद से बनाई जाती है उसको बीड़ी कहते हैं, मतलब मॉडर्न सिगरेट है, हाथ से बनती है कैसे खास अंदाज में, बीड़ी पी के किसी ने, यानी सिगरेट पी के किसी ने फेंकी होगी और अनजाने में आग लग गई होगी। तो एक शख्स की दूर से आवाज़ आई, इस आग पे दूध फेंक दो, जिसने भी आग लगाई है उसके चेहरे पे दाग पड़ जाएंगे। एक उनका कॉन्सेप्ट होगा उस दौर में। तो बाकी भी हाँ में हाँ मिलाना शुरू हो गया, हाँ हाँ इस पे दूध फेंको, पता लग जाएगा किसने आग लगाई है, खुद से लगी है, किसने लगाई है। लेकिन वो बच्चा जो डरा हुआ था, जो रो रहा था, वहीं ज़मीन पे बैठ गया और सर उसने अपने घुटनों में रखा और ज़ारों कतार रोना शुरू हो गया, क्योंकि सिर्फ वही एक बच्चा था जो जानता था कि ये आग मैंने लगाई है। वो पूरे गांव की वो पराली, वो करबी जो पूरा साल वो इस्तेमाल करते थे अपने चूल्हों के अंदर, मिट्टी के जो उनके चूल्हे थे उसमें वो लकड़ियाँ उनके जलाने के काम आती थी और वो उससे अपनी रोटी और सालन पकाते थे, आज वो सब जल के राख हो गया था। यहाँ तक कि उस नानी की झोंपड़ी भी जो थी वो जल के राख हो गई थी। गाँव वालों को दुख था, उस पराली का भी, उस करबी का भी, उस झोंपड़ी का भी सबको बहुत दुख था कि नानी का घर भी ख़त्म हो गया। तो किसी ने जाके उस नानी का बेटा जो उसी गांव में रहता था उसको जाके बताया कि तेरी माँ का घर, तेरी माँ की झोंपड़ी जल गई है, जा अपनी माँ को ले आ। तो उस वक्त शायद अल्लाह ताला ने उसके दिल में रहम डाला, वो भी वहीं पे पहुंच गया और उसने कहा चलो माँ मेरे घर चलो। और माँ हैरान थी, उसकी आंखों की तरफ देखती थी और ख़ुद को देखती थी कि आज कैसे मेरे बेटे को तरस आ गया कि मुझे लेने के लिए आया है। लेकिन माँ ने सर झुकाया और बेटे के साथ चली गई। अब मंजर ये था, आहिस्ता आहिस्ता सब वापस अपने घरों की तरफ जा रहे थे, झोंपड़ी भी जल के राख हो चुकी थी और वो सारी गांव की जो लकड़ियां थी वो जल के राख हो चुकी थी। अब उस्मान भी अपने घर को आ गया था। उसने घर वालों को महसूस नहीं होने दिया कि वो आग लगा चुका है या कुछ उसमें उसका हाथ है। उसी तरह उसने खौफजदा हो गया, खाना खाया और कई रातें वो पहले भी डरा हुआ था, मज़ीद कई रातें वो उसी तरह डरा रहा, क्योंकि उसके जहन में ये था कि माचिस मैं लेके गया था। और घर वापस जाते ही उसने माचिस वापस उसी जगह पे रख दी। अब माचिस रखते हुए इसको इस चीज़ का ज़रूर एहसास था कि क्योंकि जिस वक्त वो माचिस उठा रहा था, बाहर जा रहा था, खड़ा देख रहा था, उस वक्त तक वो होश में नहीं था। माचिस रखते हुए वो ज़रूर होश में था, आग लगने के बाद भी वो होश में था। माचिस रखते हुए यही बात सोच रहा था, ये कैसे हो गया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो कभी ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो बहुत नानी का ख्याल करता था, नानी तो हमेशा मुझे ही कहती थी, मैं उसके लिए लेके आता था पान। मैंने नानी का घर जला दिया, मैंने ये सब कुछ जला दिया। वो बहुत शर्मिंदा था, वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था। एक बच्चा इतना कुछ सोच रहा था कि उसके दिल में एक बोझ सा बन गया था। लेकिन वक्त
गुजर ही जाता है। उस बच्चे ने इस रात से कभी पर्दा नहीं उठाया। वो अब अपने स्कूल तो जाता था, लेकिन उस बेरी की तरफ देखते हुए भी खौफजदा हो जाता था। वो भाग के उस रास्ते को, बेरी वाले को वहाँ से तय करता था। उसके बाद उसने फैसला किया, मैं अब रास्ता ही चेंज कर दूंगा, इस जगह से आऊँगा ही नहीं ताकि मेरी कभी इस बेरी पे निगाह भी ना पड़ सके। और ऐसा ही उसने किया। वो जितना अरसा उस मदरसे में पढ़ता रहा, वो इस तरह रास्ता बदल के जाता कि उसकी आंखों के सामने वो बेरी कभी दोबारा नहीं आई, क्योंकि वो जानता था कि मैंने उस रात, उस दिन क्यों पत्थर मारा, क्यों खड़े होकर देखा और क्यों ऐसा किया, वो खुद नहीं जानता था। उस स्कूल में वो कहते हैं मदर भाई बहुत सारे वाकयात हुए, लेकिन मैं इतना डर गया था कि ये वाकया मेरे अंदर इस तरह बैठा, आग लगाने वाला। और उससे पहले वो जो एक खौफनाक सा उल्टा उतर चुका था कि मेरे अंदर फिर हिम्मत नहीं थी कि मैं उस तेरी को देख सकूं। मदर भाई आज भी वो मदरसा उसी जगह पे मौजूद है, आज भी वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, आज भी वो बेरी का दरख्त उसी जगह पे मौजूद है। लेकिन मैं दुबई आ चुका हूँ। मैं लौट के मदरसे से निकलने के बाद कभी भी उस अपने गांव के अंदर नहीं जा सका। फिर हम शहर में शिफ्ट हो गए, लेकिन आज भी मुझे पता रहा है, मैं इस मदरसे का नाम ना बताइए, इस गांव का नाम ना बताइएगा, क्योंकि बच्चे आज भी वहाँ पे पढ़ते हैं, आज भी वहाँ पे बेरी का दरख्त है वो वाला। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे डरें, लेकिन वो मदरसा और बेरी आज भी मौजूद है। मदर भाई वो जो मैंने आग लगाई थी, खुद नहीं लगाई थी, उस चीज़ ने लगवाई थी, लेकिन उस आग ने एक बहुत बड़ा गांव का नुकसान किया था। वो पूरा साल गांव बहुत परेशान रहा था, क्योंकि उनके पास जलाने को लकड़ियां नहीं थी। बजट बढ़ जाता है, आपको ख़रीदनी पड़ती हैं, वो उनकी वैसे ही थी। लेकिन वो कहते हैं वो राज हमेशा मेरे दिल में रहा, बोझ बन के, यहाँ तक कि आज भी मेरे दिल में बोझ था। मेरी बीवी, बच्चे, माँ बाप, किसी को भी मैंने आज तक नहीं बताया। 7-8 साल का था 83 में मैं, और आज इतनी उम्र हो गई है, उसके बावजूद ये राज रहा। तो मैं आपका 2012 से देख रहा हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखा है, खौफ कम हुआ है। जितना मैं डरता था, बहुत सारी बातें सोचता था, मेरे अंदर खौफ रहा, लेकिन जब से आपका राज देखना शुरू हुआ, अचानक सामने आया, और उसके बाद देखते 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 अब ये हालत है कि अब मेरे अंदर खौफ बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन बोझ था, तो मैं सोचता था ये बोझ किसको बताऊँ, क्योंकि मुझे ये बोझ खा रहा था कि वो आग मैंने लगाई थी, मैं किसी को बताना चाह रहा था। तो मुझे अगर कोई बंदा लगा तो वो आप लगे। मज़हर भाई मैं आज अपनी एक सच्ची कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस बोझ को हल्का कर रहा हूँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, क्योंकि मैंने जान के आग नहीं लगाई थी, ना मैं इस तबीयत का था, ना अब हूँ। कैसे लगी अल्लाह बेहतर जानता है। तो उस्मान भाई वो आग आपने नहीं लगाई थी, आप ज़ेर असर थे। जिस तरह मैं अपने आपके सवाल प्रोग्राम में भी कहता हूँ ना कि ज़ेर असर हैं, आपके साथ असरात हैं। तो असरात इस तरह जुड़ जाते हैं, आपके अंदर ज़रूरी चीज़ आ जाए, जब नेगेटिव असरात, वो नेगेटिव चीज़, वो जिन्नात आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर आपसे इस तरह का काम करवाते हैं। बहुत सारे लोगों को गुस्सा इस तरह आता है कि वो जब जनूनी हो के बोलते हैं और वो जनून उनके ऊपर तारी हो जाता है, तो असल में वो नहीं होते। उस वक्त वो नहीं होते, वो बुरे असरात ही होते हैं उनके साथ, जो सब कुछ करवा रहे होते हैं। सो आपसे भी करवाया गया, आपकी नीयत आज भी साफ़ है, आज भी आपको उस चीज़ पे गिल्टी है, और आप मासूम थे। कल भी उस वक्त आप मासूम थे, आपको किसी चीज़ का नहीं पता था, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आज आपका जो बोझ था, मैंने आपके कहने पे, आपकी कहानी सुना के आपका बोझ आई थिंक हल्का कर दिया। सो आपके लिए ढेर सारी दुआ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगेन अहमद खान बलोच के लिए भी ढेर सारी दुआ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और बाकी भी कहानियाँ हैं जो मेरे पास आप लोगों की, इंशाल्लाह मैं वो सुन रहा हूँ 1 बाय 1, जो सच्ची लगती है मुझे, तो वो कहानी मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक भी लिखा कि आप मनगढ़ंत कहानी अपने आप से सुना देते हैं। नहीं, मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाता, मैं सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये तो अल्लाह ताला ने एक अहमद खान बलोच को इस दुनिया से रुखसत किया, तो मजबूरन मुझे उनकी आज आवाज़ सुनवानी पड़ी है, वरना मैं ये आवाज़ भी कभी नहीं सुनवाया। कितनी कहानियाँ सुना चुका हूँ। ये एक पहली थी, एक खातून की, एक बहन की मैंने आवाज़ सुनवाई थी। ये वो सारी कहानियाँ हैं जो लोगों की हकीकत में कहानियाँ हैं, उनके अंदर हैं, लेकिन आज वो इस ऑफ कैमरा स्टोरी को जब सुनते हैं तो उनको अपनी कहानी हर बार याद आती है, तो वो फिर उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है हम भी अपनी कहानी सुना दें। तो कोई फेक मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाता ऑफ कैमरा में, उनकी सच्ची कहानी होती है जो मुझे शेयर करते हैं। मैं सुनता हूँ तो मुझे पता लग जाता है ये एक सच्ची कहानी है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। अगर 1-2 ऐसी थी बहुत पहले जो मुझे लगी कि ये मनगढ़ंत है, तो मैंने उनको स्किप कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, नहीं सुनाई आपको। तो इसलिए और भी आप मुझे भेजिए, इंशाल्लाह आपकी जितनी भी सच्ची कहानियाँ हैं वो इसी तरह प्रोग्राम में शामिल होती रहेंगी। तो उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी।
अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, आप सबको भी अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, खुशियाँ दे, रहमत ख़ास हो आप पे। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह सेम डे एक न्यू कहानी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।